GRUENCY ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हो गलो, चलो। हाँ, समझो बाबू, आज हम लोग पीछे पीछे क्लास में त्रिभुज के सारे चीज़ पढ़ लिए थे। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के टाइप्स क्या होता है, ठीक है। देखना बाबू, हिलना हिले मत, ठीक है। थोड़ा बैग इधर कर लो। त्रिभुज के टाइप क्या होता है, ठीक है। और त्रिभुज के आधार, जैसे उसमें दो तरह से त्रिभुज का बताया था ना, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर, ठीक है। और ये उसमें पढ़ लिए थे, सारे कोणों के प्रकार भी पढ़ लिए थे और भुजाओं का भी सब पढ़ लिए थे, फार्मूला भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, त्रिभुज की सर्वांग समता कैसे होती है, त्रिभुज की सर्वांग समता कैसे देखी जाती है, ठीक है। त्रिभुज की सर्वांग क्षमता कैसे देखी जाती है, समझिए। जब आपके दो त्रिभुज होंगे ना, जिसमें जैसे दो त्रिभुज में जब उनकी आकृति यानी शेप और उसका जो होता है परिणाम यानी रिजल्ट एक समान होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज। जैसे मान चलो दो आकृति है, ठीक है, एक यह आकृति है और यह आकृति है। तो इन दोनों आकृतियों की सर्वांग क्षमता कब देखी जाएगी, जब इसके शेप, देखो शेप देख रहे हो ना, आकार, आकार, इसका भी आकार जब इक्वल होता है, और फिर उसके बाद से जो परिणाम, इसका अगर हल करने पर जो चीज़ आ रहा है और इसका भी परिणाम वही आ रहा है, ठीक है, तब ये दोनों का कहलाएगा, सर्वांग समता कहलाएगा। समझ गए। जब दो त्रिभुज के आपके आकार और परिणाम दोनों आपके क्या आ जाए, समान आ जाए, बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, सर्वांग समता। आपके आकार में किसी तरह से भी दे दे, ऐसे लड़ा के ऐसे दे दे, ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस है, तो वैसे लड़ा कैसे दे दें। इसी तरह से क्या होता है, सिमिलरिटी, जिसको हम लोग कहते हैं समानता, ठीक है, समानता पर, ठीक है, उस पर बनता है। तो इसको लिखवा देते हैं, इसको लिख लीजिए। देखिए, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम, सर्वांगसम का देखो ये सिंबल होता है, सर्वांगसम होते हैं जब उनकी आकृति एवं परिणाम एक समान, परिणाम एक समान, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, जब उनकी आकृति एवं परिणाम एक समान होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सर्वांगसम कहते हैं। इसमें कुछ शर्तें होती है, सर्वांगसम की कुछ शर्तें होती है, तो इसमें लिख लीजिए सर्वांगसम की शर्तें। अब ये शर्तें कौन कौन सी होती हैं, क्या कहता है शर्त, ठीक। लिख लिए।
हो गया बाबू, बोलिए। हो गया। देखो अब इसको एक एक करके पूरी शर्तों को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको पूरा लिख लो कि कौन शर्त है। 4 शर्त होती है बाबू। पहला शर्त को लिखिए यस ए यस, यस ए यस। इसमें यस का मतलब होता है साइड, एक होता है यस ए यस, दूसरा होता है ए यस ए, तीसरा होता है यस यस यस, और चौथा होता है बाबू आर एच एस। अब इसको ध्यान से समझिए। इसमें यस का देखो, यहाँ पर यस का मतलब होता है साइड, जहाँ जहाँ यस लिखा होगा उसका मतलब क्या होता है। और ए का मतलब होता है एंगल, जहाँ जहाँ एंगल लिखा होगा उसे, ए लिखा होगा उसे क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसमें देखो साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और साइड साइड साइड। और एक होता है बाबू एंगल एंगल एंगल, यानी ए होता है लेकिन वो सर्वांगसम नहीं होता है, बल्कि आपकी सिमिलरिटी होता है, समानता होता है। ठीक है, तो वो बताएंगे आगे चल के। तो ये आपके 4 जो होते हैं सर्वांगसम के शर्तें होती है। ये 4 चीजें हैं तो बाबू आपका जो भी चीज सर्वांगसम दिखाने के लिए कह रहा है वो आपका क्या होगा, तो सर्वांगसम होगा। क्लियर। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे बाबू कि एस ए एस क्या होता है। इसको आप हेडिंग बना लेना यस। इसमें एक आर एच है ना, आर एच एस। तो आर से होता है राइट, क्या होता है राइट, आर आई जी एच टी, राइट। उसके बाद से राइट एंगल, राइट एंगल। उसके बाद से एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, क्या होता है हाइपोटेनस। उसके बाद से एस का होता है साइड। ठीक है, तो यह भी हम लोग समझेंगे और इसको विस्तृत तरीके से समझेंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों के सवाल जो बेसिस हैं इसी पर हैं ज़्यादा। ठीक है, इसी पर बेसिस सवाल हैं कि नहीं है, तो इसमें दिखा दिखा के आपको समझाते हैं। तो सबसे हाँ बाबू, परिणाम और परिमाण में अंतर होता है। परिणाम आपका रिजल्ट होता है, अब परिमाण आपका ना, जैसे कह सकते हो एक तरह से किसी चीज का तो दिया रहता है बाबू, क्या बोलते हैं, अभी यह ध्यान नहीं पड़ रहा है। परिणाम आपका रिजल्ट कहने का मतलब जैसे कुछ कर रही हो ना, तो उसका क्या होता है, नोट कर लिए। देखो बाबू, इसमें आप लोग को त्रिभुज की सर्वांग क्षमता होती क्या है, तो सब लोग बताइए क्या होती है सर्वांग क्षमता। इसमें क्या देखते हैं सर्वांग क्षमता में, बताओ बोल। किसी भी चीज का आकार, अगर आकार आपका एकदम एक समान है और परिणाम जो होता है अगर आपका एक समान है, रिजल्ट जिसको बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं, ये आपका एक समान है, तो आपका क्या होता है, वह चीज सर्वांगसम होगी। देखो इसमें यहाँ पर थोड़ा सा गलती से क्या लिखा गया था, परिमाण लिखा गया था, यहाँ पर परिणाम लिखा गया था। तो जैसे मान चलो ना कि परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है। जैसे मान चलो कुछ कर्म करते हो ना, तो हम लोग कहते हैं ना कि कर्म कर रहे हैं तो हमको फल होगा, मिलेगा, तो वो आपका होता है आपका परिणाम। क्या होता है परिणाम, जिसको रिजल्ट, आउटकम, या इसको कह सकते हैं फल, नतीजा बोल सकते हैं। ठीक। अब परिमाण क्या होता है, ये आपका होता है कौन सी, जैसे मान चलो ना कह सकते हो कि जैसे अभी बाढ़ आ गई, ठीक, बाढ़ आया, और जैसे यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से मतलब पूरा बलिया जिले में बाढ़ आ गया, तो बलिया जिले में पूरा बाढ़ आ जाएगा, तो बाढ़ आना क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। और बाढ़ आने के बाद क्या हुआ है, क्या नतीजा निकला है बाढ़ आने के बाद, उसका क्या कहलाएगा। तो कोई परिणाम और परिमाण पूछेगा तो बता दोगे ना। ठीक है, ये होता है परिणाम और परिमाण में अंतर। तो आराम से अगर कोई पूछे दिएगा ना तो बता देना कि परिणाम का मतलब होता है कौन सी, नतीजा, फल, अंत होता है। अब परिमाण का मतलब होता है, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, ये आप उसमें पढ़ेंगे, फिजिक्स विजिक्स में पढ़ेंगे। इसमें मैग्नीट्यूड में मात्रा होती है। जैसे मान चलो भूकंप आ रही है, बाढ़ आ रहा है, भूकंप से समझ लो। ये भी कह सकते हो, किसी भी चीज की क्या होती है, मात्रा, आकार, ये परिणाम। जैसे ये तीव्रता होती है किसी चीज की, समझ रहे हो ना। जैसे मान चलो मात्रा हो गया, आकार हो गया, ये सब का उसकी तीव्रता बताता है। जैसे मान चलो किसी चीज के साथ ना हमेशा एक साथ के साथ होता है, जैसे इसको कह सकते हो कितना बड़ा या कितना में होता है। परिणाम जो होता है, परिमाण जो होता है, जैसे परिमाण की बात की जाए, परिमाण
परिमाण हो गया, एक होता है परिणाम। तो परिमाण का मतलब होता है परिणाम, ये कितना है ये बताता है, और आपका जो होता है रिजल्ट, ये नतीजा को बताता है, फल को, नतीजा या फल। और ये कितना है, चाहे कह सकते हो कितना बड़ा है, इस चीज को बताता है। ठीक है, मापन और मात्रक में रिलेशन बताता है। ये किसमें, मेजरमेंट, मात्रक और मापन में क्या बताता है, मात्रक और मापन, मात्रक और मात्रक का ये हेतु बताता है बाबू। ठीक है, मात्रक का। ठीक है, इसमें कह सकते हैं भूकंप का परिणाम, जैसे छोड़ जो भी जैसे आपका होता है तीव्रता के माप को बताता है परिमाण, परिमाण, और परिणाम आपका नतीजा होता है। परिमाण आपका क्या होता है, नतीजा। जैसे भूकंप को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है ना, भूकंप को किससे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से। तो उसमें बताता है कि इतना है, इतना 6 पॉइंट इतना है, समझ रहे हो ना। तो ये आपका परिमाण बताता है। लेकिन परिणाम क्या होता है, भूकंप आने के बाद कोई चीज़ कितना नस्ते नाबूद हुई है, चाहे कितना खत्म हुई है, कितना खराब हो गया है, क्या क्या हुआ है, ये आपका क्या बताता है, रिजल्ट। अब समझ गए ना परिणाम और परिमाण में अंतर, कोई पूछेगा तो समझा दोगे ना। ठीक है, आगे बोलते हैं, आगे चलें। SAS लिखिए, हेडिंग का लिखेंगे, यस यस, हेडिंग में लिखिएगा साइड एंगल साइड, ये हेडिंग बना लीजिए, और इसको हम लोग चित्र सहित समझेंगे। ठीक है, चित्र सहित समझेंगे। देखो मिटा दिया जाए, यहाँ सब मिटा दें। पहला शर्त था, बंद करो, थोड़ा सा फोन आ रहा है। हेलो, साइड एंगल साइड, इसको पढ़ते हैं बाबू, क्या होता है इसमें। ठीक है, किस तरह से इसको हम लोग समझते हैं, आइए चित्र से समझेंगे। देखो, सर्वंग समता में आपका जो होता है कौन चीज, साइड एंगल साइड जो होता है, इसको कहते हैं साइड एंगल साइड। इसमें यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच का कोण जो होता है दूसरी भुजा के दो त्रिभुजों के उनके बीच के कोण के बराबर हो जाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, त्रिभुज सर्वंग समता कहेंगे। जैसे इसे समझिए, त्रिभुज से समझिए बाबू, इधर देखो सब लोग ध्यान से। एक त्रिभुज का है ABCD है, ABC है। दूसरा त्रिभुज का है DEF है। ठीक, तो सर्वंग समता कब होती है, जब इसके त्रिभुज बाबू आपके AB बराबर का होगा DE के, AB बराबर किसके होगा, DE के। दूसरा चीज आपका AC बराबर कब होगा, AC बराबर आपके किसके बराबर होगा, DF के। और कोण जो A होगा वही कोण आपका क्या होगा, D होगा। तभी कहा जाएगा कि क्या आपका है त्रिभुज जो यहाँ देखो, त्रिभुज जो ABC जो है सर्वांगसम है त्रिभुज DEF। ये तीन चीज देखी जाती है तो आपके क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। क्लियर, किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो इसमें लिखेंगे, लिखिए, यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर होता है,
तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होते हैं। इसमें आपका क्या है कि ए बी और डी ई, यहाँ ए बी और इधर देखो डी ई का है इक्वल होगा, ए सी डी एफ का होगा, ये भी इक्वल होगा। और उसके बाद से आपका कौन सा कोण बाबू, कोण ए और आपका ये कोण और ये कोण का होगा इक्वल होता है, का ला जाएगा त्रिभुज सर्वांग सम एक दूसरे के। समझ आ गया? बोलिए, आया ना समझ में? अब बताओ बाबू, एस ए एस वाला पूछेगा यानी साइड एंगल साइड पूछेगा तो बता दोगे? देखो एकदम नॉर्मल सी भाषा में, लिखना भी जरूरी ना होता है, लेकिन हम आप लोग को लिखवा लिए इसलिए कि आप लोग में कभी जैसे मान चलिए भूल जाएंगे तो आप जैसे यूट्यूब क्लास चलाते ही हैं, जाके आराम से यूट्यूब पर देख लेंगे। और जैसे मान लो देखो एक इसका ना एकदम आसान से भाषा में आप लोग देखो, इसमें कौन साइड लिखा है? 2 साइड लिखा है। कितना साइड लिखा है? 2 साइड लिखा है ना। तो आप लोग याद रखना ना कि जब आपका सर्वांग देखा जाएगा तो आपका 2 साइड आपका क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और एक कोण दो त्रिभुज में 2 साइड इक्वल और एक कोण इक्वल हो जाएगा, जिसे यहाँ पर कोण आपका क्या है? इक्वल है। और आपकी यहाँ पर 2 भुजाएं क्या है? इक्वल है। तो वह क्या होगा? त्रिभुज दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होगा। ठीक है, क्लियर? अब अगला है कौन सा हेडिंग? कौन सा है अगला हेडिंग? दीजिए अगला हेडिंग दीजिए। ए एस यस है, अगला लिखिए ए एस ए एस ए। दूसरा है ना, दूसरा है तो लिखिए ए एस ए। ए एस ए इसको क्या कहते हैं बाबू? तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। हेडिंग दीजिए एंगल साइड एंगल। हो गया? ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है ना कि आपके 2 कोण बराबर होते हैं। इसमें क्या होंगे? 2 कोण बराबर होंगे, एक साइड बराबर होगा। 2 कोण बराबर होंगे और एक साइड बराबर होगा। तो इसमें लिखेंगे इसे लिखवा दे जैसे लिखवा देते। यदि किसी 2 त्रिभुज में आपके 2 कोण, पहले त्रिभुज के 2 कोण और दूसरे त्रिभुज के 2 कोण, फिर उसके बाद से आपके पहले त्रिभुज के क्या होगा? एक साइड और दूसरे त्रिभुज के एक साइड बराबर होते हैं, तो उसे कहेंगे एंगल साइड एंगल सर्वांग सम। देखो समझाते हैं 2 से। जैसे मान लो यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम क्या है? ए बी सी। दूसरा त्रिभुज है, इसको बोलते हैं डी ई एफ। ठीक, इसमें क्या कहेगा कि बाबू आपका जो कोण ए है, कोण डी के क्या होगा? बराबर होगा। दूसरी बात क्या कहता है बाबू कि कोण जो बी है, कोण ई के बराबर होगा। कोण जो बी है, कोण किसके बराबर होगा? 2 कोण बराबर कर दिए, एंगल एंगल बराबर हो गया। अब एक साइड बराबर, कोई भी एक साइड बराबर कर दो, वो आपका नियम से। तो कोई भी एक साइड क्या दिख रहा है? बीसी और ईएफ को बराबर कर दो। समझ गए? तो चाहे ए बी डी ई को बराबर कर दो। ये आपका ए बी है, ये आपका साइड और ये आपका साइड बराबर है, तो इसको लिख देंगे। लिखेंगे कैसे बाबू? तो लिखेंगे यदि, इफ, यदि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इफ। यदि आपका कोण ए कोण डी के क्या होगा? इक्वल होगा। और कोण आपका बी किसके इक्वल हो? कोण ई के इक्वल होता है। और तीसरी चीज का देखा जाता है भुजा में, तो आपकी ए बी भुजा किसकी बराबर हो? ई डी या डी ई के बराबर कर दो, डी ई के बराबर हो। तो त्रिभुज दोनों का होगा एक दूसरे के, ए बी सी सर्वांग सम का होगा डी ई एफ। किसी को दिक्कत है तो बताइए, समझ में ना आवे तो बताइए। अच्छा बताओ, उधर लिखवाना उचित है? लिखवाएं वो सब? हाँ, इसमें बस देख लेना कि एंगल, 2 एंगल देखना है, एगो आपका क्या देखना है? साइड भुजा, यानी आपको कहते हैं कोण भुजा कोण नियम। कोण भुजा कोण नियम।
इसको डिनोटेड कर लीजिए। आप लोग तो पहले को पढ़ के दूसरे को आराम से परिभाषित कर सकते हो। लिखोगे यदि किसी दो त्रिभुज में, ठीक है, चाहे यदि किसी एक त्रिभुज में आपका दो एंगल यानी दो कोण बराबर होता है, दूसरे त्रिभुज में भी दो कोण बराबर होता है, ठीक है, और भुजा इसकी बराबर, एक भुजा दोनों, जैसे पहले त्रिभुज में एक कोण दो कोण और दूसरे त्रिभुज में दो कोण, फिर पहले त्रिभुज में एक भुजा दूसरे त्रिभुज में एक भुजा इक्वल होती है तो उसे कहते हैं एंगल साइड एंगल। ठीक, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद का है, सब लोग लिख लिए ना। देखो अगला तीसरा नियम है, ये तो दूसरा था ना, ये आपका क्या था, दूसरा था, क्या था, दूसरा था। तीसरा बताए थे साइड साइड साइड, तीसरा क्या बताए थे, साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, अभेलिना जी, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, ठीक है, इसको भुजा भुजा का नियम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बाबू, ध्यान से समझो, ध्यान से हमारी बात को समझिए, इसमें होता क्या है। देखिए एगो त्रिभुज, त्रिभुज बनता कैसे जी, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे बना देते हैं, यहाँ एक त्रिभुज बना दो, एक यहाँ त्रिभुज बना दो, बना। इसमें आपके एग्जाम्पल किसी तरह से भी हो सकते हैं, जैसे मान चलो यहाँ बताया है ना, तो आपका क्या होगा ना, हो सकता है जैसे मान लो ना कि ऐसे करके ऐसे दे देगा, तो इसमें आपका ये कोण चाहे ये कोण का बराबर कर देगा, और इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब किसी तरह से भी, समझ रहे हो ना, आपके साइड तीन। अब इसमें देखो नियम का होता है साइड साइड साइड, यानी किसी भी दो त्रिभुज के सभी साइड का होंगे बराबर होंगे, तो वो आपका क्या किस नियम पर काम करता है, सर्वांगसम के तीसरे शर्त पर, यानी साइड साइड भुजा 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 के नियम पर काम करता है। यानी इस त्रिभुज में मान लो ये ए बी सी डी ई एफ हो, तो क्या कहेंगे बाबू, इसमें ए बी बराबर डी के बराबर होगा, ए बी किसके बराबर, बी सी बराबर ई एफ के बराबर होगा, और आपका ए सी बराबर डी एफ के बराबर होगा। तो कौन सा नियम काम करेगा, एस एस, यानी सर्वांगसम का तीसरा शर्त से यह क्या हुआ, सर्वांगसम हुआ। तो देखो लिखेंगे कौन सी, ए बी बराबर का होता है डी ई के इक्वल हो, उसके बाद से बी सी बराबर किसके इक्वल होता है, बी सी ई एफ के इक्वल हो, और उसके बाद से एफ डी होगा किसके बराबर, सॉरी यहाँ ए सी बराबर किसके होता, डी एफ के बराबर, किसके बराबर, डी एफ के बराबर। जैसे इस नियम से ये तीनों जब चीज रहेगा तो कौन सा का दिखाएंगे, देंगे बाबू, त्रिभुज जो ए बी सी है सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। पहले समझा करो, पहले छापा मत करो, ठीक है, छापने का काम छोड़ दो बाबू, पहले समझने का काम। जब समझ जाओगे ना तो छापोगे तो अपने आप से भी लिख सकते हो, समझ गए कि नहीं समझ गए। छापला की टेंशन में एकदम मार चपले बड़ा हमारे बतियों नहीं सुनत रहा, तो ऐसे करोगे तो बाबू नहीं हो पाएगा। पहले समझो, पहले क्या करो, समझो। अब इसको नोट कर लो। अब तीसरा जो है उसको अच्छा से समझाते हैं, जिसको कहते हैं राइट एंगल उसको हाइपोटेनस, उसके साइड को समझ में आ गया। अब हम लोग का जो चौथा नियम है आर एच एस का नियम, यानी सर्वांगसम में आर एच एस है ना, उसका नियम पढ़ते हैं। चलो मिटा दें, चलो चौथा नियम है आर एच एस, क्या बोलते हैं बाबू, राइट एंगल हाइपोटेनस। हाँ वो लिखो, आर आई जी एच टी ए एन जी एल ई एंगल हाइपोटेनस, एच ओ वाई, सॉरी एच वाई ओ, सही लिख रहे हैं गलत बोल रहे हैं, वाह क्या बात है, टी ई एन यू एस ई हाइपोटेनस, उसके बाद से क्या होता है बाबू, साइड।
तो यह अगर पूछ देगा RHS, आप लोग में उसमें पढ़ते हैं ना, किस में पढ़ते हैं ये RHS इक्वल टू RHS कहाँ आता है? हाँ, वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, सिद्ध करने वाले सवाल में आता है ना। इसका RHS का वहाँ पर फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड, ठीक है, पढ़े हो ना, लेफ्ट हैंड साइड। समीकरण हल करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में भी इस चीज़ को पढ़ते हैं, है ना। सिद्ध करने वाले में भी कहेगा कि अगर 5x बराबर 3 इक्वल टू ऐसे करके कुछ कहेगा तो उसमें भी RHS देखते हैं, ठीक है ना। चलो, हाँ, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, यानी कि राइट एंगल का मतलब समकोण, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, और उसके बाद से क्या हो, साइड मतलब भुजा। अब देखो, अब समझो, इसको ही समझाते हैं, ध्यान से समझिए। समकोण नहीं है, राइट एंगल का मतलब समकोण ना होता है जी, इसमें समकोण होता है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? ये खिसिया क्यों जाते हैं जी? राइट एंगल का मतलब क्या होता है? समकोण। क्या होता है? और इसका मतलब कर्ण, और इसका मतलब एंगल, ठीक। भुजा, भेली, सब बोल रहा। देखो बाबू, इसमें होता क्या है समझिए, ध्यान से समझिए। दिख रहा है जी? इसमें क्या होता है, यदि लिखेंगे, यदि आपके जो होते हैं बाबू दो समकोण त्रिभुज में, दो समकोण त्रिभुज में अगर आपके दो समकोण त्रिभुज दिखेंगे, ठीक है, तो उसमें पहला एक कोण जो होता है बाबू क्या होता है? समकोण होता है। एक कोण कितने का होता है? सम होता है, यानी समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? एक समकोण हो, समकोण का मतलब कितना? 90 डिग्री का हो। दूसरी बात याद रखने का है बाबू, एक कर्ण होता है, उसमें क्या होता है? कर्ण, जिसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, टेनस कहते हैं। दूसरा चीज, इसमें आपकी क्या होगी? एक भुजा परपेंडिकुलर आर बेस होगा, परपेंडिकुलर या तो बेस या तो परपेंडिकुलर, एक भुजा आपकी क्या होगी? इक्वल होगी, तो क्या होगा? बराबर हो, या तो उसके देखो बराबर हो, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज का होगा सर्वांग सम होगा, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है, सर्वांग सम होता। अब देखो, आप लोग को ये बात इतना लिखवाने पर समझ में नहीं आया है, हम जानते हैं। अब देखो क्या करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, दो त्रिभुज होता है समकोण, क्या होता है? समकोण। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण आपके कितने अंश का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। और दूसरा में भी ऐसे ही बना दे ना, हेंगा बना दे तो कौन गलती हो जाए हमसे? ये भी तो समकोण है। तो आपका इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी देखो एक कोण 90 डिग्री का है ना। तो पहला शर्त पूरा हो गया हम लोग का। दो त्रिभुज बना दिए, दो समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज बना दिए। पहला शर्त का कहा है कि एक कोण, एक आपका क्या होना चाहिए? 90 अंश का, मतलब दोनों में 90 अंश बना दिए। 90 अंश हो गया ना, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। दूसरा का कह रहा है कर्ण दोनों में दिखना चाहिए। बताओ, इसी को ना हाइपोटेनस कहते हैं जी। हाँ, एक भुजा या तो परपेंडिकुलर ले लो या तो बेस ले लो, बराबर करना चाहिए। तो परपेंडिकुलर ये है, तो हम इसमें क्या दिख रहा है जी? बराबर कैसे होगा? तो तनी बढ़ा दें, तो खिसिया जाएगा ना। अब इंचिन पटरी तबाना, देखो इसमें आपका यह भुजा और यह भुजा देख रहे हो ना, परपेंडिकुलर को क्या कर लो? इसमें इक्वल कर लो। जब आपकी एक भुजा आपकी जो होगी परपेंडिकुलर या बेस आपका, माने बेस या तो बराबर कर लो या तो परपेंडिकुलर आपका बराबर होना चाहिए। आपके दो मतलब कोण आपके 90 अंश के हो गया, कर्ण आपका दोनों होना चाहिए, दोनों में कर्ण है ना, यहाँ पर भी कर्ण है, इसी को ना कर्ण बोलते हैं। ये आपका बेस होता है, ये आपका क्या होता है? ये आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो इसमें भी लास्ट में कूलर है, ठीक है। तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपका कहता क्या है बाबू? आपका आरएचएस का नियम कहता क्या है कि आपका एक कोण आपका 90, दोनों त्रिभुज में एक कोण का होना चाहिए 90 डिग्री, और दोनों त्रिभुज में या तो बेस को या तो किसको, या तो बेस को या तो परपेंडिकुलर को, यानी लंब को या तो आधार को, एक को भुजा को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा, तभी दोनों त्रिभुज का होगा।
सर्वांगक्षम होगा। तो सर्वांगक्षम में देखो क्या होता है, इसको लिख लो A B C D E F। गड़बड़ा नहीं रहा है जी, इधर से लेते हैं, उल्टा लिए तो उल्टा लेंगे ना, D E F होगा ना, अरे उल्टा लिए तो उल्टा लेंगे ना। तो इसको बनाएंगे कैसे बाबू, तो बनाओ। इसमें क्या क्या देखा जाता है, तो इसमें क्या देखोगे, कोण B आपका है कोण E के इक्वल है, यानी कोण B इक्वल टू कोण E किस हिसाब से, क्योंकि ये दोनों का है 90 डिग्री है, ठीक है। कोण B और कोण E आपका 90 डिग्री है। दूसरा इसमें AB बराबर किसके दिखा देंगे, DE के, या तो R किसके बराबर कर सकते हैं, BC बराबर EF के कर सकते हैं, BC बराबर EF के कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों में बोले हैं। और ये दो चीजें देखी जाएगी तो हो जाएगा आपका कौन चीज, सर्वांगसम। कहानी खत्म। तो आपके चारों नियम सर्वांग समता के बता दिए। अब थोड़ा सा आता है आप लोग का सर्वांग समता, तो त्रिभुज की सर्वांग समता बता दिए ना, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। अब इसके बाद से आता है आपका समानता, यानी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में क्या होता है बाबू, दो त्रिभुज क्या होते हैं, समान होते हैं यदि उनका आकार, और इसी के जैसा वो भी होता है, आकार समान होता है, उसमें केवल क्या होता है, आकार समान। तो समानता और सर्वांग समता में क्या होता है, दो चीज, एक ही अंतर होता है। देखो सर्वांग समता में आकार भी देखा जाता है, रिजल्ट भी देखा जाता है, लेकिन समानता में बस केवल क्या देखा जाता है, आकार। आकार आपका एक जैसा है तो क्या होगा, समानता होगा। जैसे मान लो हमारे जैसा कोई शरीर का होगा तो हमारा शरीर उसका शरीर मिला के अगर देखा जा रहा है तो शरीर की समानता क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो उसी तरह से समानता में केवल क्या देखा जाता है, आकार देखा जाता है। क्या देखा जाता है, आकार देखा जाता है। मान चलो हई ऐसा हइयो है, हइयो ऐसा है, तो दोनों का है समान, समानता है, इसमें क्या है, दोनों में समानता है। बट हई है, अब हई है, क्या है, समानता है, तो आपका असमान हो जाएगा, ये आपका समान हो जाएगा। तो समानता केवल देखिए, समानता में केवल आकार देखा जाता है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे तो इसको कल समझा देंगे अच्छे से। वैसे ही आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज नोट कर लो। जय हिंद जय भारत ना जी।